Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उनके पास MHI 105 का पेपर होगा जिसके अंदर आप लोग इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो फर्स्ट पार्ट में बनाया था वो जो वीडियो है वो MHI 05 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास MHI 05 है यानी कि ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे हैं वो वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और वहीं जो बच्चे जिनका न्यू सिलेबस है, ठीक है, रिवाइज्ड वाला जो सिलेबस है, वो लोग MHI 105 का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी MHI 05 की वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। अब यहाँ पर सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है उन सारे फैक्टर्स के बारे में जिन्होंने अग्रेरियन एनवायरनमेंट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत के अंदर जो कृषि है, अग्रेरियन एनवायरनमेंट है, उसको डिटरमाइन करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका क्लाइमेट आता है। सो द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन इंडिया अलोंग विद इट्स मॉनसून पैटर्न्स डिटरमाइन द क्रॉपिंग सीजन्स। तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो मॉनसून है वो समर मॉनसून आपका जून से सितंबर के बीच में आता है। तो यहाँ पे जो मॉनसून होता है ये हमारे दो प्रकार के जो क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं उनको लेकर आता है, जैसे कि इसमें हमारे खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं हम और रबी सीजन आता है जो कि आपका कूलर और ड्रायर कंडीशंस में होता है। तो भारत का उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु साथ ही उसका मॉनसूनी पैटर्न कृषि मौसमों को निर्धारित करता है। तो जो कृषि के मौसम है वो किससे निर्धारित होते हैं, हमारे मॉनसून के द्वारा निर्धारित होते हैं। ग्रीष्मकालीन मॉनसून जो कि जून से सितंबर वर्षा लाता है और वो खरीफ फसलों का समर्थन करता है, जबकि सर्दी रबी के मौसम में ठंडे और शुष्क परिस्थितियों पर निर्भर होता है। फिर आपका दूसरा होता है सॉइल टाइप। तो अब जब भी हम एग्रीकल्चर करेंगे, हमें कोई सी भी क्रॉप उगानी होती है, तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर हम देखते हैं वो होता है क्लाइमेट। फिर दूसरा फैक्टर होता है सॉइल का टाइप चेक करना। तो इंडिया के अंदर क्या होता है, हम वैरायटी ऑफ सॉइल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें आपकी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, जो कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती हैं। एक ही सॉइल हर एक क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं होती। यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है वो हमें रिवर बेसिन्स के पास मिलती है, जैसे कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो हमारा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वाला जो उत्तरी मैदान वाला एरिया है, वहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलती है। और ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये राइस उगाने के लिए बहुत ही आइडियल है, जबकि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के कल्टिवेशन के लिए आइडियल होती है। तो अग्रेरियन जो हमारी इकोनॉमी है या एनवायरनमेंट है उसको इफेक्ट करने वाला जो हमारा दूसरा कारण है वो है हमारा सॉइल टाइप। फिर तीसरा है वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पर जो है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू रिवर्स, कैनाल्स एंड ग्राउंड वाटर इज क्रूशल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है वो यहाँ पर हमारे इरिगेशन के लिए जो है मेजर सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर। तो नदियों, नहरों और भूमिगत जल के माध्यम से जल की उपलब्धता कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन सिंचाई के लिए प्रमुख जल स्रोत होते हैं। फिर है आपका टोपोग्राफी। द फिजिकल लैंडस्केप सच एज फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस रिवर सपोर्ट्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अगर जितना ज़्यादा फ्लैट एरिया होगा, जैसे कि हमें गंगा वगैरह जो है उनके बेसिन्स में देखने के लिए मिलता है, तो जो भी हमारा फ्लैट एरिया होता है वहाँ पर एग्रीकल्चर जो करना थोड़ा सा ईजी रहता है। और वहीं जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहाँ पर लार्ज स्केल पे फार्मिंग करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो जो भौतिक परिदृश्य होता है वो भी अग्रेरियन एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। तो भौतिक परिदृश्य जैसे कि गंगा और सिंधु नदियों की उपजाऊ मैदानी क्षेत्र कृषि को बढ़ावा देते हैं, जबकि उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र बड़े पैमाने पर खेती के लिए कम अनुकूल होते हैं। फिर आता है आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो क्रॉप रोटेशन हम लोग करते हैं इंडिया के अंदर ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी उर्वरता को बनाकर रखा जा सके, और लाइफ स्टॉक का इंटीग्रेशन भी करते हैं। तो पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, फसल चक्रीकरण और पशुधन का उपयोग ने भारत में कृषि को आकार दिया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक नीतियाँ और सरकारी पहले कृषि प्रथाओं को समर्थन देने में भूमिका निभाती है। अब कृषि के अंदर जो एक और नई चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो कृषि में जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ का आ जाना, जिससे कि जो एनवायरनमेंट है कृषि का वो और ज़्यादा बूस्ट हुआ है, जैसे कि मॉडर्न मशीनरी आ गई है, बेटर वैरायटी के सीड्स आ जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो विमेन है, ठीक है, उनका क्या रोल रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस में ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड में जो वुमेन है उनके रोल के बारे में आपको सारा का सारा डिस्क्राइब करना है। यानी कि मध्यकालीन जो हमारा समाज था
सबसे पहले आप यहाँ पर बताएंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो वुमेन है उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया एग्रीकल्चर में बाय हेल्पिंग विद सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग क्रॉप्स। तो जो वुमेन है वो क्रॉप्स को सो करने में, ठीक है, उगाने में हेल्प करती हैं, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में हेल्प करती थी। दे वर इन्वॉल्व इन टास्क लाइक वीडिंग, कलेक्टिंग वाटर एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम हार्वेस्टेड ग्रेन्स। तो जब हम बात करते हैं मध्यकालीन समाज की, तो जो महिलाएं हैं वहां पर वो और भी काम करती थी कृषि में, जैसे कि वीडिंग का काम करती थी, वो पानी को कलेक्ट कर कर लाती थी, फूड को प्रिपेयर करती थी, जो भी ग्रेन्स आते थे उनसे, ठीक है। तो महिलाओं का कृषि में महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे बुआई, कटाई और फसलों की जो आप प्रसंस्करण करते हैं यानी जो वीडिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है, निराई, पानी एकत्रित करना और कटाई से प्राप्त अनाज से खाना तैयार करने जैसे कार्य जो है महिलाएं किया करती थी। फिर हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल में आप बताएंगे कि जो वुमेन है वो कपड़े को बुनने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल थी, क्लोथ को वीव करने के लिए, स्पिनिंग यार्न और गारमेंट्स वगैरह वो बनाया करती थी। ऐसा जो है दिस वाज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज वेयर दे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स फॉर लोकल यूज। तो यानी कि जो हमारे वस्त्र हैं, वस्त्रों के उत्पादन में भी मेडिवल पीरियड में जो वुमेन है वो काम किया करती थी। फिर है आपका हाउस होल्ड प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर वर्क के अलावा जो वुमेन है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी देखती, जैसे कि पॉटरी, बास्केट बनाना, डेली यूज की आइटम्स बनाना, ये सारे सारे काम भी वो करती थी, जिससे कि जो हाउस होल्ड इकोनॉमी है वो थोड़ी सी उनकी बूस्ट होती थी, घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए जो जरूरी था। लाइफ स्टॉक की केयर करती थी, यानी कि जो भी उनके पास काउज होती थी या पोल्ट्री होती थी, जो भी वो एनिमल्स को पालते थे, उन सबकी केयर भी जो वुमेन है वो किया करती थी मध्यकालीन समाज में। और सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध के बारे में आप क्या बताएंगे कि उनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है, पर फिर भी जो महिलाओं की भूमिका थी वो अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों के कारण कैसी रहा करती थी, सीमित रहा करती थी, जिससे वे बड़े पैमाने पर व्यापार या निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पाती थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्स्ट्रेंट्स का सामना भी करना पड़ता था इतना काम करने के बावजूद भी। फिर ट्रेड में क्या पार्टिसिपेट करती थी, तो कई सारे केसेस में हम देखते हैं कि जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर जो वुमेन है वो व्यापार में भी पार्टिसिपेट करती हैं। वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स आइदर बाय रनिंग स्मॉल बिजनेस और हेल्पिंग इन लोकल मार्केट। तो स्मॉल बिजनेस चला के लोकल मार्केट में हेल्प करके जो है वो व्यापार के अंदर भी, ट्रेड के अंदर भी पार्टिसिपेट किया करती थी, ठीक है। फिर है एग्जामिन ब्रीफली द लैंड रिवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल। जो मुगल्स हैं उनका लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको बताना है कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पर, सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर जब्त सिस्टम के बारे में, यानी कि जब्त प्रणाली। सो जो मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसको हम जब्त कहते हैं एंड वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ द लैंड एंड द असेसमेंट ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पर जो जब्त है ये कैसे ली जाती थी, सबसे पहले भूमि की माप और फसलों का मूल्यांकन पहले किया जाता था, उसके बाद ये जब्त लिया जाता था। रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से रिवेन्यू फिक्स था। द स्टेट क्लेम्ड अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, जनरली 1/3। तो 1/3 जो है वो स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, जितनी फसल हुई उसमें से 1/3 जो है स्टेट को देना पड़ेगा। फिर आता है आपका रिवेन्यू कलेक्शन। सो द रिवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय ऑफिशियल्स नोन एज आमिल्स और खलीसा ऑफिसर्स, ठीक है। तो वहां पर खलीसा नाम के ऑफिसर्स होते थे जो कि रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ठीक है, पीजेंट से। किससे? किसान। पीजेंट यहाँ पर कौन है? हमारे किसान है। किसानों से रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम इनका होता था एंड जो अमाउंट है वो डिपेंड करता था रीजन पे, क्रॉप पे और टाइम ऑफ द ईयर पे डिपेंड करता था, यानी कुछ भी फिक्स्ड नहीं था, ठीक है। इसके बाद है आपका आईने दहसाला। तो जो अकबर हैं उन्होंने आईने दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, 10 साला प्रणाली शुरू की, जिसमें राजस्व का मूल्यांकन फसलों के 10 वर्षों के औसत उत्पाद के आधार पर किया जाता था, यानी कि 10 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितना जो है आपका फसल का उत्पादन हुआ है उसके आधार पर यहाँ पे वो रिवेन्यू को फिक्स करते थे एवरेज के आधार पर। सो दिस हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द रिवेन्यू कलेक्शन। तो इससे रिवेन्यू कलेक्शन में एक प्रकार की स्टेबिलिटी आई, क्योंकि अगर वो बार बार चेक करेंगे, हर साल अलग अलग लेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है। फिर कैश एंड काइंड पेमेंट्स होती थी। तो रिवेन्यू है जो या तो वो कैश दे देते थे या फिर गुड्स दे देते थे राजा को डायरेक्टली। द पीजेंट हैड टू डिलीवर अ पोर्शन ऑफ देयर क्रॉप्स और कैश इक्विवेलेंट टू द स्टेट डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड रूलर्स प्रेफरेंसेस। तो वहां का जो भी रूलर है उसके अकॉर्डिंग कितना उसको देना है वो रूलर ही फिक्स किया करते थे। तो राजस्व नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जा सकता था। किसानों को अपनी फसलों का एक हिस्सा नकद मूल्य राज्य को देना पड़ता था, जो क्षेत्र और शासक की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता था। फिर हमें लैंड का क्लासिफिकेशन करना है। सो जो हमारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लैंड को कैटेगरीज में डिवाइड किया। बैरन लैंड यानी कि बंजर,
इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड। और यहाँ पर जो टैक्स है वो लैंड के टाइप और लैंड की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ही टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो भूमि के प्रकार और उसकी उत्पादकता के आधार पर ही कर की जो दर है वो निर्धारित की जाती थी। फार्मर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता था? जो मुगल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ऑल्दो एफिशिएंट, बहुत अच्छा था, पर यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर एक प्रकार का बर्डन आ जाता था विद हाई टैक्सेस। फार्मर को हाई टैक्स देने पड़ते थे, ओकेजनली रिवॉल्ट्स होते थे, अनरेस्ट फैलता था। हाउएवर इट आल्सो हेल्प इन द एम्पायर्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। पर जो एम्पायर है, इससे जो एम्पायर है उसमें प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी। तो मुगल भूमि राजस्व प्रणाली हालांकि प्रभावी थी, अक्सर किसानों पर उच्च करों का बोझ डालती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी जो किसान है वो विद्रोह और अशांति भी फैला देते थे। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसे आप लोग हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आप लोग अगर hindustannowledge.com की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका आर्टिकल मिल जाएगा। उस आर्टिकल में नीचे स्क्रॉल करना तो नीचे आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लाइव क्लास के लिंक और पीडीएफ के लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिलते रहें।